हेलो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू ग्रुप एंड ऑर्गेनाइज द डाटा। डाटा को कैसे ग्रुप करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, डाटा को कैसे अरेंज करना है, वो सब कुछ आज हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसी क्लास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग आइल्स में 6 बैंड स्कोर लेंगे या 8 बैंड स्कोर लेंगे। तो बहुत ही स्पेशल है ये क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, जिनकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन और ग्रामर भी अच्छी होती है, तो भी वो स्टूडेंट 6.5 में अटक जाते हैं, तो भी वो अच्छे बैंड स्कोर नहीं ले पाते। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि कैसे डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे अरेंज करना है, कैसे पूरे डाटा को कवर करना है। वो सब कुछ डिपेंड करता है। आज के इस लेसन में बहुत सारी टेक्निक्स हैं और उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स हम आज इस क्लास में कवर करने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले ओवरव्यू देखा, इंट्रोडक्शन देखी, ओवरव्यू देखा। हाँ, अभी हमने बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 को लिखना है। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने कौन सी इंफॉर्मेशन लिखनी है, बॉडी पैराग्राफ 2 में आपने कौन सी इंफॉर्मेशन लिखनी है, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। जो ये स्प्लिटिंग ऑफ डाटा है कि आपने पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 में आपने क्या लिखना है, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ डाटा, स्प्लिटिंग ऑफ डाटा। और उसके बाद आपने उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया विद इन द पैराग्राफ। सबसे पहले आपने क्या लिखना है और फिर इसके बाद आपने क्या क्या लिखना है और इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से कैसे कवर करना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो अच्छी तरह से आपके रिस्पॉन्स को समझ पाए और आपका जो रिस्पॉन्स है वो स्टार्टिंग से लेके आखिर तक बहुत स्मूथली फ्लो करे, आइडिया फ्लो करे और जो है आपका ऐसे पूरा कोहेरेंट हो। जी हाँ, ये सीसी का पार्ट है, ये कोहेरेंस एंड कोहेजन का पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 बैंड स्कोर सीसी के रहते हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज या फिर ग्रुपिंग नहीं किया तो आपके बैंड स्कोर सिर्फ 5 या 4 ही मिलते हैं और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1.5 और 2 बैंड स्कोर का फर्क पड़ जाता है। कहने का मतलब जिसके कम से कम 8 बैंड स्कोर आने थे उसके 6.5 और 6 बैंड स्कोर सीधा नीचे डाउन रह जाते हैं। सो आज का ये जो लेसन है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही जल्दी इसको आप समझ भी जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का ये लेसन। तो हमारे सामने एक ग्राफ है, ये बार ग्राफ है। हम लोग इस बार ग्राफ का डाटा पहले देखते हैं है क्या इंफॉर्मेशन और फिर इसको बाद हम उसको ग्रुपिंग करेंगे और उसको हम अरेंज करेंगे। और अरेंज करना और ग्रुप करने का जो मेथड है वो हम ग्राफिकल मैनर में हम लोग देखेंगे। तो इस ग्राफ में आप क्या देख पा रहे हो कि ये है नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स पर 100 पीपल। पर 100 पीपल के का मतलब है 100 के पीछे कितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं। मतलब ये परसेंटेज ही है क्योंकि परसेंटेज भी आउट ऑफ 100 ही होती है। सो इसके एक्स एक्सिस में आप देखिए कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं जैसे कि ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन, आयरलैंड, ऐसे करके स्वीडन तक पूरे के पूरे कंट्रीज के नाम हैं। अगर आप इसकी वाई एक्सिस पे देखिए तो इंफॉर्मेशन वैल्यू लिखी हुई है। तो ये जो वैल्यू है ये पर 100 पीपल है, मतलब कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो ये है 7 पर 100 मतलब 7%, 9 पर 100 मतलब 9%, 10 पर 100 मतलब 10%। सो ग्रीस में 7 है, पुर्तगाल में 9 है, स्पेन में 10 है, ऐसे करते करते स्वीडन में 44% या फिर 44 पर 100 पीपल जो है वो इंटरनेट यूज करते हैं। सो बार ग्राफ जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी हम करेंगे इसकी ग्रुपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने इंट्रो लिख लिया, आपने ओवरव्यू लिख लिया। अभी इंट्रो कैसे लिखते हैं, ओवरव्यू कैसे लिखा जाता है, और ये हमने सारा कवर किया हमने अपने पिछले वाले सभी लेसन्स में। उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से हमने पीछे अलग अलग ग्राफ के ऊपर कर रखी है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखा
पहली बार इस चैनल पे आया है और जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि वो पीछे वाले जो लेसन है वहां जाइए और उसको आप एक बार देख लीजिए, इंट्रो और ओवरव्यू को कैसे लिखा जाता है, किन किन टाइप्स में लिखा जाता है, तो वो वहां पे क्लियर हो चुका है। इसके बाद आ गया BP1 एंड BP2। अभी BP1 और BP2 में हमें क्या लिखना है, ग्रुपिंग कैसे करनी है, उसको देख रहे हैं। तो इसमें आप समझ लीजिए कि हम अभी BP1 मतलब बॉडी पैराग्राफ 1 लिखने जा रहे हैं। अभी बॉडी पैराग्राफ 1 में आप कौन सी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में आप कौन सी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, अभी हमारा दिमाग जो है वो इसके ऊपर है। क्योंकि स्टूडेंट जो है ना, उनको एक बात रहती है कि यार स्टार्ट कहां से करें, स्टार्ट कहां से करें। तो वो क्या करते हैं, सिंपली यहां से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और ऐसे चलेंगे। सिंपली उनका माइंड स्प्लिट करना, डाटा ग्रुप करना बिल्कुल सिंपल रहता है। वो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस में कितनी कंट्रीज हैं। जैसे कि इस केस में आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कंट्रीज हैं। तो वो क्या करेंगे, इनको सात सात में डिवाइड कर देंगे। जस्ट 50% BP1 में लिख देंगे, 50% BP2 में लिख देंगे। कहने का मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जो क्या करते हैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, फर्स्ट पार्ट जो है वो BP1 में और सेकंड पार्ट जो है वो BP2 में। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती क्या है, गलती ये है कि ये जो ग्राफ है इसका एक रूल है, ठीक है। ये क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है, क्या इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इंफॉर्मेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले पता चले। आपको पता चले इस ग्राफ में देखकर ही, ओ जो सबसे बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे बड़ी बिल्डिंग्स मतलब स्वीडन, और स्वीडन में 44% जो है लोग वो क्या करते हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन को, सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल मैनर में बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है, जल्दी पढ़ा जा सकता है, मेन पॉइंट्स को हम जल्दी देख सकते हैं, इसीलिए इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल मैनर में लिखा हुआ है। तो हमने जब इसको BP1 और BP2 में लिखना है तो इसका रूल क्या है, रूल आप अभी अच्छी तरह से समझ लीजिए। बॉडी पैराग्राफ 1 में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लिखना है। बॉडी पैराग्राफ 2 में आपने लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लिखना है। आप बॉडी पैराग्राफ 3 भी बना सकते हो, अगर आप, और वो ऑप्शनल है, अगर आप बॉडी पैराग्राफ 3 बना रहे हो तो लीस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, सबसे कम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो बॉडी पैराग्राफ 3 में लिखी जाएगी। सो आपका माइंड, ये जो है ये ग्रुपिंग है, आपका माइंड को करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, गैदर करना है इस चार्ट में से, और उसको हमने BP1 में लिखना है। तो आपको अभी अच्छी तरह से पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वैल्यू चार्ट में क्या रहती है, वैल्यू के ऊपर कि वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सी है, सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो यहां पे अगर हम देखें तो हम लोग ग्रुप करेंगे। वैसे तो ये जो चार्ट है, ये जो ग्राफिकल बार ग्राफ है, समझाने के लिए बहुत इजीली पहले से ही उन्होंने ग्रुप करके आपको दे रखा है। आप देख पाओगे कि 7 से लेके 10 तक आसपास की वैल्यू है, 14 से लेके 15 16 तक, इसी तरह से 20 से लेके 23 और 39 से लेके 44। सो जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला ग्रुप है वो सबसे लास्ट में है, 39 से 44 तक। तो आपने क्या करना है कि इनको BP1 में लिखना है, आपने इन कंट्रीज के बारे में BP1 में लिखना है, फिर इसके बाद आपने BP2 और BP3 लिखना है। अभी कहने का मतलब क्या है कि आप अगर देखिए जो टॉप कंट्रीज हैं, ये जो 4 टॉप कंट्रीज हैं जिसका 40% के आसपास, 40 पर 100 के आसपास वैल्यूज हैं, ये सबसे बड़ा ग्रुप है। दूसरा ग्रुप अगर आप देखेंगे, ये वाला 20 से 23 वाला जो ग्रुप है ये है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो ये है 14 से 16 वाला ग्रुप, आयरलैंड से लेके इटली तक का ग्रुप ये है। और फोर्थ सबसे छोटा ग्रुप जो है वो ये है 7 से 10 तक वाला ग्रुप है, तो वो जो है इससे भी कम वाला। तो ये 4 ग्रुप्स हैं हमारे पास। अभी ये 4 ग्रुप हैं तो डेफिनेटली
जो पहला ग्रुप है वो आएगा BP1 में। अब ये आपके ऊपर है, मैं आपको यही कंसेप्ट थोड़ा अच्छी तरीके से बता रहा हूं। तो ऑप्शन 1 आपके पास अभी क्या बन रही है, आप मान लीजिए कि ये एक BP1 है, आप मान लीजिए ये है BP2। वहां पे एग्जामिनेशन में आपने ऐसा कुछ भी बनाना नहीं है, ये जस्ट आपका माइंड मैप है। तो BP1 में आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा। BP2 में आपने लेस इंपॉर्टेंट डाटा लिखना है। सो जो अभी तक हमने समझा उसके हिसाब से टॉप कंट्रीज, जो टॉप ग्रुप है वो हमने लिख दिया BP1 में। ठीक है, आप 2 ग्रुप लिख सकते हो BP1 में, इसी तरह से तीसरा और चौथा ग्रुप जो है वो BP2 में, यहां पे आप देख पा रहे। तो यहां पे BP टॉप ग्रुप की इंफॉर्मेशन जो है, वैल्यूज है वो सबसे ज्यादा है। ग्रुप 2 की जो वैल्यूज है वो उससे कम है, 3 की उससे कम है, 4 की सबसे कम है। तो आपने 2 ग्रुप BP1 में, 2 BP2 में आपने लिख दिए, ठीक है, लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी चल सकते हो जैसे कि ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 में हमने BP3 भी लिखा जो कि ऑप्शनल है, आप जस्ट 3 बॉडी पैराग्राफ ही बना सकते हो। ये आइल्स का रूल है, फॉर्मल रूल है। तो तीसरा जो पैराग्राफ है दिस इज ऑप्शनल, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप बना सकते हो। तो लीस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डाटा वो इसमें जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर, उससे कम वाला लेस इंपॉर्टेंट डाटा BP2 में। सो आपकी मर्जी है कि आप जस्ट टॉप में, टॉप वाला जो है टॉप ग्रुप है, सबसे ज्यादा वैल्यू वाला जो ग्रुप है वो आपने BP1 में लिख दिया। और ये भी याद रखिए कि आप जब BP1 में लिख रहे हो सबसे पहले हम फिनलैंड ही लिखेंगे। आप यहां पे देखिए, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, सबसे पहले हम स्वीडन लिखेंगे, फिर फिनलैंड लिखेंगे, फिर डेनमार्क, फिर नीदरलैंड्स। कहने का मतलब जो डाटा हमने टॉप ग्रुप में भी हमने अगर लिखा तो उसको हम नेक्स्ट में जो विद इन द ग्रुप जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है हम उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बारे में सबसे पहले मेंशन करेंगे। ठीक है, तो टॉप ग्रुप BP2 में आपने दूसरा ग्रुप लिख दिया, 2 ग्रुप ले लो, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, और BP3 में आपने सबसे लीस्ट इंफॉर्मेशन वाला ग्रुप आपने इसमें लिख दिया BP4 में, सॉरी BP3 में ग्रुप 4। तो आप इस तरीके से भी चल सकते हो, दिस इज अप टू यू। आप ऐसे भी चल सकते हो कि यहाँ पे टॉप ग्रुप, यहाँ पे सेकंड ग्रुप, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप एक साथ। ये सब कुछ आपके ऊपर है, लेकिन चलना आपको इस रूल के हिसाब से ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो सबसे ऊपर वाले ग्रुप में रहेगा, उसके बाद दूसरा ग्रुप, उसके बाद तीसरा ग्रुप। तो आपको ये जो प्राइम इंफॉर्मेशन है वो आपको समझ में आ गई। अभी हम क्या करते हैं, एक और ग्राफ में चलते हैं जो कि इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है। तो इस ग्राफ में हम देखते हैं कि इस ग्रुपिंग कैसे करनी है। हमारे पास अभी जो चार्ट है इसमें आप देख रहे हो कि ये वाटर यूज इन गल्फ कंट्रीज 2000 का चार्ट है। कितना पानी गल्फ कंट्रीज यूज करती थी 2000 में, उसका चार्ट है। आप देखो गल्फ कंट्रीज के नाम एक्स एक्सिस पे लिखे हुए हैं, बहरेन, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई और सऊदी अरेबिया। वाई एक्सिस के ऊपर परसेंटेज दे रखी है, वैल्यू 0 से लेके 100 तक। आप देखिए यहां पे कैटेगरी भी है, मतलब एक कंट्री में 3 टाइप की कैटेगरीज है, मतलब वाटर यूज 3 टाइप से हो रहा है। तो वो उसका जो पर्पस है वो 3 टाइप से वाटर को यूज किया जा रहा है। तो कौन कौन से हैं, वन इज डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल। 3 तरह से पानी को यूज किया जाता है सभी कंट्रीज में। तो हमारे पास कैटेगरी भी है। तो आपने चार्ट को अच्छी तरह से देख लिया, अच्छी तरह से समझ लिया कि हमें अभी इस चार्ट को, इस ग्राफ को स्प्लिट करना है, ग्रुपिंग करनी है। BP1 में क्या लिखना है, BP2 में हमने क्या लिखना है। तो आप ध्यान से देखिए इस चार्ट को, बीच बीच में आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि इससे पहले वाले ग्राफ में कैसे बताया गया था, अपने आप करके देखिए। नहीं हो पा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम आगे
देखते हैं कि हमने इसको कैसे करना है, क्योंकि अभी ये जो चार्ट है ऐसे वाला ही कोई ग्राफ वहां पे आपको मिलेगा जिसमें आपको कैटेगरी भी मिलेगी और जो है आपको बस ये नीचे जो है क्या बोलते हैं कंट्रीज भी हैं आपके पास, और यहाँ पे डाटा जो है वो ज्यादा है। इसको ग्रुप कैसे करना है? पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, कभी भी हमने वैल्यूज के हिसाब से स्प्लिट नहीं करना। हमने वैल्यूज को यूज करना है डाटा को ग्रुप करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए, ना कि वैल्यूज को ही स्प्लिट किया जाए। वैल्यूज को स्प्लिट नहीं करना है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि 40% से ऊपर वाले जो है वो BP1 में लिख दो, 40% से नीचे वाले BP2 में लिख दो। ऐसा नहीं करना। हमने इस साइड में कोई भी पार्टीशन नहीं करनी है, इसको तो यूज करना है पार्टीशन करने के लिए, ठीक है। पार्टीशन किस चीज की करनी है, ग्रुपिंग किस चीज की करनी है? ग्रुपिंग हमने करनी है एक्स एक्सिस की, जैसे कि हमने पीछे किया था। कंट्रीज को हमने ग्रुप किया था दो में, कौन सी कंट्रीज जो है वो जो है BP1 में लिखनी है, 2 में लिखनी है, किसके हिसाब से? वैल्यूज के हिसाब से। वैल्यू को तो यूज करना है हमने इनको स्प्लिट करने के लिए। और दूसरा आप स्प्लिट कर सकते हो कैटेगरीज को, कि कौन सी कैटेगरी हम BP1 में लिखे, BP2 में लिखे। मतलब इस चार्ट को आप दो तरीके से लेके चल सकते हो। एक तो आप स्प्लिट कर सकते हो एक्स एक्सिस के हिसाब से, कंट्रीज के हिसाब से। दूसरा आप स्प्लिट कर सकते हो कैटेगरीज के हिसाब से, मतलब इस पर्पसेस के हिसाब से। तो हम ये दोनों तरीके यहां पे कवर करेंगे कि हमने कैसे करना है। पिछले चार्ट में कैटेगरी नहीं थी तो हमने सिर्फ एक्स एक्सिस के हिसाब से ही किया, क्योंकि ऑप्शन ही वही थी हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। हम सबसे पहले करेंगे एक्स एक्सिस के हिसाब से, फिर इसके बाद हम इसको स्प्लिट करेंगे कैटेगरीज के हिसाब से। जैसे कि एक्स एक्सिस के हिसाब से देखते हैं सबसे पहले, मतलब कि हम कंट्रीज को डिवाइड करने जा रहे हैं कि हम BP1 में हम कौन सी कंट्री लिखें, BP2 में कौन सी लिखें, 3 में कौन सी लिखें। और ये भी हमें बिल्कुल क्लियर है, वो कंट्रीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डाटा रखती हैं अपने पास, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जिन कंट्रीज की, सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, वो हम लिखेंगे BP1 में। इसके बाद लेस इंपॉर्टेंट और इसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो रखेंगे हम BP2 एंड BP3 में। तो आप अभी चार्ट को ध्यान से देखिए, चार्ट को ध्यान से देखिए कि हमने कंट्रीज सिलेक्ट करनी है कि हम कौन सी कंट्रीज को BP1 में रखें। तो आप क्या करें, ऊपर से नीचे की ओर आए, देखिए सबसे बड़ी बिल्डिंग किन कंट्रीज में है, तो उसमें सबसे ज्यादा वैल्यूज हैं। आप देखेंगे ऊपर से नीचे आते हुए तो सबसे पहले आपको मिलेगा ओमान एंड सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया एंड ओमान, आप देखिए सऊदी अरेबिया हल्का सा ओमान से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वर्चुअली अगर आप देख रहे हो तो आपको बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया एंड ओमान जो है, इनमें सबसे पहले आपको वैल्यूज टच हो रही हैं, नो मैटर कौन सा कलर है, नो मैटर वो कौन सी कैटेगरी है, किस पर्पस के लिए है। सो आप देख रहे हो कि रेड टच हो गया, तो डेफिनेटली जिस कंट्रीज में सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस पर्पस, ठीक है, कोई भी पर्पस होने दो, कोई भी कलर होने दो, सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसको आप BP1 में सीधा लेकर आइए। अभी इस केस में आ गया सऊदी अरेबिया एंड ओमान, ये दोनों जो होंगे सऊदी अरेबिया एंड ओमान, ये BP1 में हम इन दोनों के बारे में लिखेंगे। फिर इसके बाद BP2 में अगर आप देखोगे तो ये दो जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इन दोनों का कलर भी सेम है और दोनों की बिल्डिंग्स ज्यादा बड़ी हैं। तो डेफिनेटली हम कतर एंड UAE, ये जो हैं हम UAE एंड कतर, ये हम BP2 में लिखेंगे। और डेफिनेटली जो बच गई हैं कंट्रीज, तो बच गई कंट्रीज में भी आप देखिए कुवैत एंड बहरीन, हम लिखेंगे यहां पे कुवैत एंड बहरीन, ना कि बहरीन एंड कुवैत, क्योंकि बहरीन जो है वो कुवैत से छोटी है। तो हम अगर लिस्ट में हम इनको लिख जरूर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि कुवैत में वैल्यूज ज्यादा है, 60% से ज्यादा है, और बहरीन में जो है वो 60% से कम है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कुवैत प्लस बहरीन लिखेंगे, ना कि बहरीन प्लस कुवैत। मतलब सबसे पहले मेंशन होगा कुवैत के बारे में, ना कि बहरीन के बारे में। चलिए अभी हम देखते हैं इनमें आगे हमने क्या लिखना है। अभी आपके माइंड में सिंपली आप छोड़ दीजिए आगे क्या लिखना है, पहले तो हम पकड़ते हैं BP1 जहां पे आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं।
जब आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सऊदी अरेबिया एंड ओमान, तो आपके माइंड में यहाँ पे जस्ट सऊदी अरेबिया एंड ओमान ये दोनों बचे रहने चाहिए, बाकी को आपने देखना ही नहीं है, क्योंकि आपने खुद बाउंड्री बनाई है कि बाकी के बारे में मैं आगे लिखूंगा। ठीक है, बाकी हम आगे कवर करेंगे, लेकिन इसमें क्या लिखना है, सऊदी अरेबिया ओमान, यहां पे इसके बारे में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया एंड ओमान को देखिए, बाकी सभी की सभी अपने माइंड से गायब कर दीजिए, जस्ट उनको नहीं देखना है। तो सऊदी अरेबिया एंड ओमान, इन दोनों को देखिए, अभी इन दोनों में 3 कैटेगरीज हैं, ये 3 कैटेगरीज है। ठीक है, तो हम इन 3 कैटेगरीज के बारे में ही लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी कैटेगरी सऊदी अरेबिया ओमान में कौन सी है, एग्रीकल्चर, तो हम एग्रीकल्चर के बारे में लिखेंगे। कहने का मतलब हम सऊदी अरेबिया की एग्रीकल्चर के बारे में जिक्र करेंगे। ये हो गया इस हिसाब से सबसे पहला डाटा जो आपने लिखना है। फिर सेकंड नंबर पे आप देखो, इन दोनों कंट्रीज में डोमेस्टिक की बारी आ रही है, तो फिर इसके बाद आप यहाँ पे डोमेस्टिक लिखेंगे। और तीसरे नंबर पे बच गया, और आप देखिए सबसे छोटा, सबसे लोएस्ट, जिसको हम लोएस्ट वैल्यू तो करेंगे, अभी जो लोएस्ट वैल्यू है वो इंडस्ट्रियल की है, तो आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल लिखेंगे। सो ये जो आप आगे लिख रहे हो, ठीक, इन दोनों कंट्रीज के बारे में, तो ध्यान दीजिए, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, और बहुत आसानी से आपको अच्छी तरह से डाटा पढ़ भी रहे हो। अभी आपने इन दोनों कंट्रीज के बारे में सब कुछ कवर कर दिया। अभी हम इसी तरह से नेक्स्ट में चलेंगे, आप खुद ही देखिए। अभी चल रहे हैं हम यूएई एंड कतर की ओर। अभी यूएई कतर, आप यहाँ पे यूएई एंड कतर को देखेंगे, बाकी सब कुछ, बाकी कंट्रीज को गायब कर दो, बाकी कंट्रीज अपने माइंड से गायब कर दो, नहीं देखनी है। तो यूएई एंड कतर में देखेंगे, और यूएई एंड कतर का पूरा डाटा यहीं पे कवर करना है, आगे तो जा नहीं सकते। तो पूरा जो डाटा है उसमें तीनों ही ये जो है कैटेगरीज आएगी। तो तीनों कैटेगरीज में सबसे पहली कौन सी आएगी, इसमें भी यूएई एंड कतर में भी एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा है, रेड वाला सबसे ज्यादा है। तो डेफिनेटली सबसे पहले हम एग्रीकल्चर, और उसके बाद डोमेस्टिक, और सबसे कम इंडस्ट्रियल ही है। मतलब कि इन दोनों का डाटा तकरीबन सेम जैसा ही है। आगे हम देखते हैं, तीसरा बच गया, वो है कुवैत एंड बहरीन। अभी यहाँ पे आप देखिए, कुवैत कहाँ पे है, कुवैत एंड बहरीन, ये 4 के 4 आपके माइंड से हट जाने चाहिए। अभी इन दोनों का डाटा आप देखिए, इसमें से सबसे बड़ा, पहली बात तो ये ब्लू है, क्या है ये, डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक्स में भी सबसे बड़ा कौन है, कुवैत। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है लिखेंगे, डोमेस्टिक, फिर इसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर, और तीसरे नंबर पे आएगा इंडस्ट्रियल। सो सबसे पहले आएगा डोमेस्टिक, फिर आएगा एग्रीकल्चर, और सबसे नीचे आएगा इंडस्ट्री। तो आपने समझ लिया, ये पूरा का पूरा डाटा कवर हो गया, पूरा डाटा कवर हो गया। लेकिन हमने जो पार्टीशन की, सबसे पहले आप पार्टीशन देखिए, पार्टीशन हमने कहां की, हमने की एक्स एक्सिस में, हमने की कंट्रीज में। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग डाटा, ग्रुपिंग ऑफ द डाटा, ग्रुपिंग हमने ऐसे की। फिर इसके बाद आगे डाटा को ऑर्गेनाइज किया हमने इसकी कैटेगरीज के हिसाब से, तीनों कैटेगरीज किस सीरियल में आएगी, आपको उसके बारे में भी पता चल गया। अभी मैंने आपको बोला कि आप 2 तरीके से कर सकते हो। स्टूडेंट का वैसे अक्सर जो माइंड चलता है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, उनका ध्यान सीधा कैटेगरी पे ही जाता है। उनका ध्यान जो है एक्स एक्सिस पे बहुत कम रहता है, एक्स एक्सिस के हिसाब से बहुत कम लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुपिंग करते हैं। लेकिन कैटेगरी के हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ध्यान सीधा कैटेगरी के ऊपर जाता है, वो कैटेगरीज के हिसाब से स्प्लिट करते हैं। अगर आप कैटेगरीज के हिसाब से स्प्लिट कर रहे हो, तो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी जो है हम BP1 में लिखेंगे, BP2 में लिखेंगे, BP3 में लिखेंगे। अभी हम कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं, जो यहाँ पे पर्पस के हिसाब से। तो कैटेगरी वाइज अगर आप देख रहे हो, मान लो फिर से हम 3 BPs देख रहे हैं, BP1 2 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा BP1 में, लेस इंपॉर्टेंट डाटा BP2 में, लीस्ट इंपॉर्टेंट डाटा BP3 में। अभी आपको ये क्लियर है। अभी आप देखो, इन तीनों में से कौन सा कलर, कौन सी जो बार्स है, वो सबसे ज्यादा
आउटस्टैंडिंग है, वो सबसे ज्यादा वैल्यूज रख रही हैं, सबसे लंबी है। आप डाटा देखोगे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि भाई रेड जो है वो बिल्कुल स्टैंड आउट, बिल्कुल अलग से दिख रही है, और देखिए लंबी लंबी बिल्डिंग रेड की है ना। तो अगर आप देखोगे सबसे ऊंची बिल्डिंग रेड की है, मतलब एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर को आप BP1 में लेंगे। अभी आप देखिए एग्रीकल्चर को BP1 में लिखा गया। दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे वो है ब्लू कलर की, मतलब डोमेस्टिक, मतलब BP2 में हम जो भी डाटा लिखेंगे वो डोमेस्टिक के हिसाब से लिखेंगे। और इसके बाद जो बच गया दैट इज सिंपली इंडस्ट्रियल, वो हम BP3 में लिखेंगे। तो इसमें हमने अभी जो पार्टीशन की है, अभी जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, वो हम कैटेगरीज को लेके कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको तोड़ रहे हैं वैल्यूज के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा वैल्यूज जो रखता है वो एग्रीकल्चर, फिर डोमेस्टिक और इंडस्ट्री। अभी आप देखिए कि एग्रीकल्चर में मैंने क्या लिखना है, अभी विद इन द पैराग्राफ आ जाइए। अभी आगे वाला हम बाद में देखते हैं, पहले एग्रीकल्चर को देखते हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर से हम हमारी राइटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब आप एग्रीकल्चर को देखेंगे तो उसमें हम अभी एग्रीकल्चर का पूरा डाटा अगर लिखना है तो एग्रीकल्चर तो सभी कंट्रीज में है, किसी में ज्यादा किसी में कम, इजंट इट। तो डेफिनेटली हम सभी कंट्रीज को देखेंगे, लेकिन ये दोनों डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल को अपने माइंड से हटा दीजिए, गायब कर दीजिए। आपने इनको नहीं देखना, आपने ऐसे सोचना है, ऐसे देखना है कि सभी कंट्रीज में जस्ट एक ही कलर की बार है, और वो जो है वो है एग्रीकल्चर की बार। तो एग्रीकल्चर की बार है, और सबसे पहले हम कौन सी कंट्रीज लिखेंगे? डेफिनेटली ये वाली दोनों कंट्रीज लिखेंगे, सऊदी अरेबिया और ओमान पहले सबसे पहले आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे ये दोनों कंट्रीज, कतर एंड यूएई एंड कतर। और तीसरे नंबर पे फिर देखिए कौन सी बच गई, ये बच गई, लेकिन इसमें बहरीन पहले है और कुवैत पीछे है, क्योंकि बहरीन में ज्यादा है, कुवैत में पीछे है, और यहां पे लिखा है बहरीन प्लस कुवैत, कुवैत प्लस बहरीन नहीं, बहरीन प्लस कुवैत। पहले हम बहरीन के बारे में लिखेंगे और फिर हम कुवैत के बारे में लिखेंगे, क्योंकि बहरीन जो है उसमें एग्रीकल्चर की वैल्यूज ज्यादा है और कुवैत में एग्रीकल्चर की वैल्यू कम है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। जैसे हमने BP1 में अभी ये लिखा है, सभी कंट्रीज को कवर किया है वैल्यूज के हिसाब से, ऐसे ही हम BP2 में लिखेंगे, ऐसे ही हम BP3 में लिखेंगे, जो कि अभी आप अपने आप कर सकते हो। चलो अभी हम देखते हैं डोमेस्टिक। तो आपके माइंड में सिर्फ ये ब्लू 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 वाली जो बार्स हैं ये दिखनी चाहिए, बाकी के कलर्स को हटा दीजिए अपने दिमाग से। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम किसके बारे में लिखेंगे, वो है कुवैत। आप देखिए कुवैत फिर बहरीन। अगर हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग होगी वो कुवैत से होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पानी डोमेस्टिक के लिए जो यूज कर रहा है वो कुवैत कर रहा है, और फिर इसके बाद जो है बहरीन है। तो यहां पे आप देखिए कुवैत प्लस बहरीन। आप इसको ऊपर नीचे नहीं करेंगे, और अगर आप करेंगे तो आपके मार्क्स जाएंगे, सीसी में से जाएंगे। तो ये जो डाटा अरेंज किया जा रहा है, डाटा को ग्रुप किया जा रहा है और उसके बाद उसको अरेंज किया जा रहा है, अगर आप ऐसे चलोगे तो डाटा पूरी तरह से कवर हो जाएगा। अभी आप देखिए नेक्स्ट जो है ये दोनों है यूएई एंड कतर। कतर एंड यूएई नहीं, क्योंकि यूएई में डोमेस्टिक का पानी थोड़ा ज्यादा, तो हम लिखेंगे कतर प्लस ओमान, ठीक है, कतर प्लस ओमान। मैं यहां पे गलती कर गया, ये प्लीज मेरी गलती है, यहां पे आना चाहिए इन दोनों के बारे में, ठीक है। और ये जो गलती है आप पकड़िए, ठीक है, कि यहां पे क्या गलती हुई है। बहुत बढ़िया। अगर पीछे स्लाइड्स में गलती होती है ये तो बहुत अच्छा है, हम एट अ टाइम हम उसको पकड़ के सही करेंगे, ठीक है। आपको बता रहा हूं, जो सेकंड नंबर पे अगर आप देख रहे हो तो सेकंड नंबर पे आएगा यूएई एंड कतर, क्योंकि यहां पे ज्यादा है। और यहां पे क्या लिखा है, कतर एंड ओमान, ओमान नहीं, यहां पे आएगा यूएई, यूएई, यूएई जो है, और यूएई कतर से पहले आएगा, यूएई जो है वो कतर से पहले आएगा, तो ये कतर जो है ये बाद में आएगा। यूएई मैं यहां पे लिखूं प्लस कतर, QATAR, तो यहां पे यूएई प्लस कतर आना है। मैं
यहां पे लिख देता हूं यूएई प्लस कतर, ऐसे। और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे लास्ट में ये दोनों आएंगे, सऊदी अरेबिया एंड ओमान। क्या आएगा यहां पे, सऊदी अरेबिया तो लिखा हुआ है, प्लस इसके बाद प्लस ओमान। तो ठीक है, यहां पे गलती हुई है, आपको गलती का पता भी चल गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं बिल्कुल BP3 पे। अभी BP3 में हम कैसे लिखेंगे, BP3 में ये जो इंडस्ट्रियल है, अगर आप देखो, ठीक है, ये सबसे कम है। वैसे इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, डेफिनेटली हम ऐसे ही करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे कुवैत और बहरीन की बारे में, क्योंकि इंडस्ट्रियल में कुवैत और बहरीन वाली की वैल्यू सबसे ज्यादा है। और फिर इसके बाद हम कतर, ओमान, और फिर इसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई। लेकिन आपको डाटा को कवर भी करना है, तो आप जनरल सेंस में भी कवर कर सकते हो कि सबकी वैल्यूज जो हैं वो सबसे कम है, सभी 6 देशों की वैल्यूज जो हैं वो जो है बाकी की 2 कैटेगरी से कम है। ऐसे करके आप पूरा डाटा भी कवर कर सकते हो। ठीक, क्योंकि हमने वर्ड लिमिट भी देखनी है। ठीक है, तो ठीक है, यहां पे ब्रीफली जस्ट आपको बताया जा रहा है कि ब्रीफली मेंशन कीजिए इंडस्ट्रियल के बारे में, क्योंकि ये लोएस्ट वैल्यू रखता है सभी 6 कंट्रीज में, सभी 6 कंट्रीज में। तो डाटा कवर तो सभी 6 कंट्रीज का तो हो गया, आपने सभी 6 कंट्रीज की बात तो कर दी, सो डाटा कवर हो गया 6 कंट्रीज का। तो इस तरीके से आप इसको कैटेगरी वाइज कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और अच्छी तरीके से अगर आप देखो अभी भी, ठीक है, हमने यहां पे इस केस में एक्स एक्सिस में हमने कंट्रीज को डिवाइड किया है, हमने कैटेगरीज को डिवाइड नहीं किया। कैटेगरीज के बारे में तीनों कैटेगरीज यहां पे, तीनों के बारे में इधर तीनों कैटेगरीज के बारे में लिखा गया है, क्योंकि यहां पे हमने कैटेगरीज को डिवाइड नहीं किया, हमने कंट्रीज को डिवाइड किया है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर कंट्रीज हैं। और अगर दूसरे केस में चले, यहां पे सभी 6 जो कंट्रीज हैं उनके बारे में बात की गई है। यहां पे क्योंकि हमने कंट्रीज को डिवाइड नहीं किया, हमने ग्रुपिंग कंट्रीज की नहीं की, स्प्लिट डाटा हमने कंट्रीज का नहीं किया, इस केस में हमने कैटेगरीज को, मतलब कि एग्रीकल्चर डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर्पस को हमने स्प्लिट किया है। तो आप देख पा रहे हो कि डाटा पूरी तरीके से कवर हो रहा है, और डाटा पूरी तरीके से कवर हो रहा है, बिल्कुल सिस्टमेटिकली हो रहा है। आपने डाटा को अरेंज किया, तो ये है असली मेथड। ठीक है, इन दोनों को एक और मेथड भी है कि इन दोनों को हम मिक्स करके भी लिख सकते हैं, लेकिन वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन आपको आइल्स में जितनी रिक्वायरमेंट है, ये दोनों तरीके आपके लिए बेस्ट हैं। इनमें से कोई भी, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, उस तरीके से आप अपना डाटा को ऑर्गेनाइज कीजिए। हेल्प होगी आपकी पूरे डाटा कवर करने में, और हेल्प होगी आपकी डाटा को जब आप कवर करेंगे उसी हिसाब से आपकी फॉर्मेशंस बनेगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे, तो आपको हर जगह से जो है वो आपको मदद मिलने वाली है। और आपका जो सीसी पार्ट है वो, उसमें आपसे आपके बेस्ट बैंड्स को आप हासिल कर सकते हो। एग्जामिनर को सब कुछ समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो हमने डाटा को स्प्लिट किया, ग्रुप किया, ठीक है, ये जो हमने हाईलाइट किया है येलो में, जो आप हाईलाइट देख रहे हो, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर बीपी में सिर्फ सऊदी अरेबिया और ओमान की बात हो रही है और कुछ नहीं मिलेगा। इस पर्टिकुलर में आपको यूएई, कतर की बात हो रही है और आपको कुछ डाटा नहीं मिलने वाला। और इसी तरीके से यहाँ पे आप कुवैत और बहरीन की बात हो रही है। सिमिलरली दूसरे वे में भी ऐसा ही है। तो ये जो पहली जो लाइन है, आपको जब स्टार्ट करना है, ये जो है असल में जो ग्रुपिंग हो रही है, जो डाटा की ग्रुपिंग हो रही है, ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन, वो यही है जो कि हाईलाइट किया गया है। और आपको मैं ये बता दूं, जब भी हमने स्टार्टिंग करनी है BP1 की एंड BP2 की, हमने क्लियरली मेंशन करना है कि हम इन दोनों के बारे में इसमें लिख रहे हैं, इन दोनों के बारे में इसमें लिख रहे हैं, इसमें आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये आपको पहली लाइन में क्लियर करना है। वो इंट्रोडक्टरी लाइन हो, आपने इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोडक्शन देना है, उसको बोलते हैं हम टॉपिक सेंटेंस।
तो टॉपिक सेंटेंस जो है ये सबसे पहला सेंटेंस रहता है BP1 का, जो कि इंट्रोड्यूस करता है कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको क्या मिलेगा। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम BP1 लिखेंगे कि भाई हम ये टॉपिक सेंटेंस लिख रहे हैं। टॉपिक सेंटेंस लिखने के बाद आप इंफॉर्मेशन को इसी हिसाब से अरेंज करेंगे, लिखेंगे। तो एग्जामिनर को जस्ट पहली लाइन पढ़ के ही ये चीज पता चल जानी चाहिए कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या है। तो ये जो पहली लाइन जो है उसको बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस, उसको बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस। तो बाकी जो ये जो डाटा है ये ऑर्गेनाइजिंग डाटा है। तो ये जो ग्रुपिंग ऑफ डाटा और नीचे ये जो है दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं उस पैराग्राफ में। तो आपको, मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एग्जामिनेशन में जाएंगे जब आप, तो आपका माइंड जिस साइड में भी चलेगा, आपने प्रैक्टिस जैसे भी कर रखी है तो उस हिसाब से आप चलिए और आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी डाटा को अरेंज करने में, डाटा को समझने में, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे लिखना है। तो ये सब कुछ जो है आपको ग्रुपिंग के ये जो टेक्निक्स हैं इनको यूज करके आप करेंगे, बहुत आसानी से आप अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हैं। तो आज का जो ये लेक्चर है यहां तक ही है, लेकिन इस लेक्चर का जो यूज है आगे आने वाले लेसन में जब हम BP1 एंड BP2 लिखेंगे बाकी ग्राफ्स के, उसमें बहुत ज्यादा होने वाला है। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत आसान है। तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।